वेलकम टू बब्बर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्लास में हमने डिविजनल किया था। पहले हमने जो है प्रोसेस की वीडियो डाली थी, प्रोसेस के बाद इंपॉर्टेंस करी, इंपॉर्टेंस के बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। आज हम करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैं टॉपिक वाइज वीडियोस इसलिए डालता हूं जिससे दोस्तों आप टॉपिक वाइज उसको रीड कर सके और इजीली वे में लर्न कर सकें। तो आज हम करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने फॉर्मल लेटर तो पढ़ा ही होगा। फॉर्मल लेटर क्या होता है? तो ऐसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रूल्स एंड रेगुलेशन से बनी होती है, जिसमें कुछ अथॉरिटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो आज हम करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो मैनेजमेंट डिजाइन करता है। मैनेजमेंट को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करना होता है कि किसकी क्या अथॉरिटी रहेगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है, किसको कौन सी जॉब देनी है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट, विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट। कौन डिजाइन करता है? मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। अब ये क्या स्पेसिफाई करता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्पेसिफाई करता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई इसमें जो है मैनेजमेंट हमको ये बताएगा किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या स्पेसिफाई करता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किस किस डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा। क्या स्पेसिफाई करता है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। क्या स्पेसिफाई करता है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। तो इसमें क्या है कि स्पेसिफाई करता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन। किसके लिए? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। फिर से करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट। कौन डिजाइन करता है? मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। ये क्या स्पेसिफाई करता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तीन चीजें बताई थी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। और ये सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। क्या स्पेसिफाई करता है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये हो गया हमारा दोस्तों फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है दोस्तों? रेड सीसी, ठीक है, रेड सीसी। अभी आगे चल के आपको ये पता लगेगा मैंने यहाँ पे रेड क्यों लिखा है, जिससे आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बड़ी आसानी से लर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने फीचर्स क्या होता है दोस्तों? फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेड सीसी। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी, तो कंपनी में क्या आएगा? रेड, खून, ठीक है, रेड। तो रेड सीसी। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई? कंपनी वाले क्या करते हैं? खून चूसते हैं ना, तो रेड सीसी। आर से क्या आएगा हमारा? रूल्स एंड प्रोसीजर। कंपनी किससे चलती है? रूल्स एंड प्रोसीजर से, ठीक है। तो इट इज अ मींस टू अचीव। भाई इसमें ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? रूल्स एंड प्रोसीजर होते हैं उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। रूल्स एंड प्रोसीजर होते हैं एम्प्लॉइज के बिहेवियर को गाइड करने के लिए। तो इसमें क्या है? इट इज अ मींस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान्स as it lays down rules and regulation और procedure essential for their achievement। भाई रूल्स एंड प्रोसीजर जरूरी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। दैट्स इट। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे तो लर्न कैसे होगा? तो फर्स्ट क्या आता है हमारा? आर से रूल्स एंड प्रोसीजर। ई से क्या आता है? एम्फेसिस ऑन वर्क। भाई फॉर्मल है, फॉर्मल में कंपनी है, कंपनी फोकस करती है काम के ऊपर, उसको रिलेशनशिप से कुछ नहीं लेना देना। आप दो भाई काम कर रहे हो मतलब नहीं है, उनको फोकस है, काम चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मोर एम्फेसिस ऑन वर्क rather than interpersonal relationship, more emphasis on work rather than interpersonal relationship। कंपनी है, कंपनी को जो है मेनली तुम्हारा क्या है कि कोई भाईचारा नहीं चाहिए, उनको सिर्फ काम चाहिए। तो ये क्या है? एम्फेसिस ऑन वर्क, एम्फेसिस ऑन वर्क। तो it places more emphasis on work to be performed than interpersonal relationship among employees। तो more emphasis on work rather than interpersonal relationship। हम कर रहे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके फीचर्स रेड सीसी, आर से रूल्स एंड प्रोसीजर, आर से रूल्स एंड प्रोसीजर, ई से एम्फेसिस ऑन
वर्क, ई से क्या आता है एम्फेसिस ऑन वर्क। अब डी से क्या आता है डेलिबरेटली डिजाइन, डेलिबरेटली मतलब प्लान्ड वे में। भाई कंपनी जो बनती है वो प्लान करके बनती है, रूल्स एंड प्रोसीजर जो है प्लान करके बनते हैं, तो इसमें क्या है कि इट इज डेलिबरेटली डिजाइन बाय द मैनेजमेंट, ये जो है डेलिबरेटली क्रिएटेड होता है, तो इट इज डेलिबरेटली डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट, जिससे क्या स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज हो, कंपनी अच्छे से रन कर सके। क्या कर रहे हैं हम, फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आर से रूल्स एंड प्रोसीजर, ई से एम्फेसिस ऑन वर्क, डी से डेलिबरेटली डिजाइन। ठीक है, अब आता है हमारा सी से क्या आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, जिसमें क्या बताते हैं हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम। भाई नाम से देखो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, वर्किंग का रिलेशनशिप क्लियर करना, तो ये बताना कौन किसके अंडर में काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो दैट इज हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम। तो इट स्पेसिफाइज रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन, रिलेशनशिप बताता है वेरियस जॉब पोजीशन में, एंड द नेचर ऑफ देयर रिलेशनशिप, ये क्लैरिफाई करता है हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम। ठीक है, हम कर रहे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, आर से रूल्स एंड प्रोसीजर, ई से एम्फेसिस ऑन वर्क, डी से डेलिबरेटली डिजाइन, सी से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, लास्ट सी से क्या आता है कोऑर्डिनेशन एंड इंटरलिंक, डिफरेंट डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को आपस में इंटरलिंक और कोऑर्डिनेट किया जाता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट और इंटरलिंक किया जाता है, जिससे क्या ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे इसकी एडवांटेज, ये थे फीचर्स। दोस्तों अब हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने पहले किए थे फीचर्स, फीचर्स क्या था रेड सीसी, ठीक है, फीचर्स क्या थे रेड सीसी, अब रेड क्या होती है सॉस, तो अब हमारे जो है एडवांटेजेस क्या है ये सॉस, फीचर्स क्या थे रेड सीसी, और अब हमारे क्या है कि एडवांटेज क्या आता है सॉस, SAUCE। ठीक है दोस्तों, अब क्या है एडवांटेज में एस से हमारा क्या आता है स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, एस से क्या आता है दोस्तों, साथ में बोलोगे तो इस वीडियो को देखते देखते ही आपको लर्न हो जाएगा, अकेले बैठ के लर्न नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो एस से क्या आता है स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या आती है स्टेबिलिटी, बट वो कैसे आती है, एक कंपनी में क्या रूल्स होते हैं एम्प्लॉइज को गाइड करने के लिए, एक कंपनी में रूल्स होते हैं एम्प्लॉइज को गाइड करने के लिए, जिससे कि एम्प्लॉइज के बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एम्प्लॉइज का बिहेवियर कैसा है, काम करने वाला है नहीं करने वाला, क्योंकि नहीं करने वाला होता तो हम उसे मोटिवेट करते हैं जिससे वो काम करे, अब काम करेगा तभी कंपनी में स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है कि कंपनी के क्या है कि अगर वर्कर्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अगर कंपनी के वर्कर्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो कंपनी में एक स्टेबिलिटी रहेगी, बट अगर कंपनी में स्टेबिलिटी नहीं है और कंपनी के वर्कर्स ही जो है उनके बिहेवियर सही नहीं है, हम बार बार कंपनी से एम्प्लॉइज को बाहर निकाल देते हैं, तो कंपनी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो स्टेबिलिटी कैसे आती है, कंपनी के रूल्स होते हैं एम्प्लॉइज को गाइड करने के लिए, जिससे कि उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जिससे क्या है कंपनी में स्टेबिलिटी आती है। रूल्स होते हैं गाइड करने के लिए, बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं, कंपनी में स्टेबिलिटी आती है। रूल्स होते हैं गाइड करने के लिए, एम्प्लॉइज के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं, कंपनी में स्टेबिलिटी आती है। तो फर्स्ट क्या आता है स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, it provides stability to the organization, this is because behavior of employees can be fairly predicted, कंपनी के एम्प्लॉइज के बिहेवियर को फेयरली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम, क्योंकि रूल्स होते हैं उनको गाइड करने के लिए। तो फर्स्ट हमारा क्या आता है एस से स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, एस से क्या आता है स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेज क्या है सॉस, SAUCE, एस से स्टेबिलिटी। ए से क्या आता है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, सिंपल अचीव, किसी भी में भी अगर आप अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स लिखते हैं उसका मीनिंग लिख के आप एंड में लिख देते हैं इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आता है हमारा अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, क्योंकि क्या है कि देखो कंपनी में क्या है कि एक फ्रेमवर्क बना होता है, फॉर्मल है, फॉर्मल में पहले हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, उस फ्रेमवर्क का मतलब हो गया प्लान। ठीक है, एक फ्रेमवर्क बना के ही हर एक ऑपरेशंस को हम जो है कैरी आउट करते हैं। तो इसमें क्या है कि इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। ठीक है, जिससे कि हर एक एम्प्लॉइज को पता होता है उसने क्या करना है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने में हेल्प मिलती है। यही तो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यही है, पहले हम प्लान्स बनाते हैं, प्लान्स में ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव होते हैं। तो हम कर रहे हैं एडवांटेज सोर्स, एस से स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ए से क्या आता है दोस्तों अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, यू से क्या आता है यूनिटी ऑफ कमांड, यू से क्या आता है यूनिटी ऑफ कमांड। सेकंड चैप्टर में आपने फ्योल के प्रिंसिपल्स में पढ़ा होगा यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि कमांड जो है एक ही जो है बॉस से मिलना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड कैसे हमारा मेंटेन होता है? थ्रू चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड क्या होता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल जो है मिडिल लेवल वाले से जो ऑर्डर लेगा, मिडिल लेवल वाला जो है टॉप लेवल से लेगा। तो ये क्या है कि हमारा यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन होता है कैसे? थ्रू चेन ऑफ कमांड, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन होता है थ्रू चेन ऑफ कमांड। हम कर रहे हैं एडवांटेज सोर्स, एस से स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ए से अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। तो अब हमारा हो गया एस ए यू। अब आता है हमारा सी, ठीक है। क्या आता है दोस्तों? सी। हाँ तो दोस्तों अब हमारा क्या आता है? सी। सी से क्या आता है? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, पहले भी पढ़ चुके हैं। वर्किंग रिलेशनशिप मीन्स वर्किंग रिलेशनशिप को क्लियर करना, ये बताना हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम, पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी सेम चीज लिखनी है, बताता है हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम। तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम कर रहे हैं एडवांटेज एस से स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ए से अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, सी से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट जो है ई से क्या आता है? इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजियर हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि इसमें पता होता है कि किसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कौन सा डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजियर हो जाता है। तो इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है सोर्स, एंड में ई से इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड। ये हमें पता होता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंडर में वर्क करेगा, इसलिए इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम कर रहे थे एडवांटेज क्या होती है? सोर्स, एस से स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ए से अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, सी से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ई से इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है दोस्तों। अभी हमने सबसे पहले किए थे फीचर से रेड सीसी, रेड से आर से रूल्स एंड प्रोसीजर, ई से एम्फेसिस ऑन वर्क, डी से डेलिबरेटली डिजाइन, सी से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, सी से कोऑर्डिनेशन एंड इंटरलिंक। साथ साथ में बोलो दोस्तों, ऐसे याद नहीं होगा, साथ साथ में। और हमारा जो एडवांटेज क्या होती है? सॉस, रेड सीसी सॉस। एस से क्या आता है? स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ए से अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, सी से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, और ई से इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है दोस्तों। अब हम करेंगे इसकी डिसएडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेज हमारी क्या होती है दोस्तों? रेड सॉस कपड़ों पे गिरेगी तो क्या होगा? दर्द, DARD, ठीक है। सिर्फ वर्ड बनाने के लिए रेड सॉस दर्द, ठीक है, रेड सॉस दर्द। अब हम करते हैं दोस्तों डिसएडवांटेज दर्द, मतलब वैसे DARD होता है लेकिन यहां पर हमारे 3 ही है तो DRD, ठीक है। यहां पे हम जो है DRD करेंगे, ए नहीं आएगा, ए हमारा जो है कट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ याद करने के लिए, क्योंकि 3 वर्ड का कुछ ऐसा बनता नहीं है जिसके हम लर्न करने में दिक्कत आती है। अब आपको याद रहेगा दर्द में ए नहीं है, DRD, ठीक है। डी से क्या आता है दोस्तों? डिले इन प्रोसीजर। भाई इसमें क्या है कि दोस्तों हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है कि फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में हम चेन ऑफ कमांड फॉलो करते हैं कि एक टॉप लेवल मिडल को बताएगा, मिडल लेवल लोअर लेवल को बताएगा, जिससे क्या है हमारा प्रोसीजर जो है डिले हो जाता है। तो द फॉर्मल कम्युनिकेशन में लीड टू प्रोसीजर डिले एज द एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड, क्योंकि हम चेन ऑफ कमांड फॉलो करते हैं, विच इंक्रीजेज द टाइम टेकन फॉर डिसीजन मेकिंग। क्योंकि लोअर लेवल को कोई डिसीजन लेना पहले मिडल लेवल को पूछेगा, मिडल लेवल टॉप लेवल से पूछेगा, तो इसमें क्या टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, दैट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट हमारा क्या आता है? डी से क्या आता है? डिले इन डिसीजन मेकिंग। हम कर रहे हैं डिसएडवांटेज दर्द, DRD, ए नहीं है, डी से डिले इन प्रोसीजर। आर से क्या आता है? रिजिड पॉलिसीज। एक कंपनी की पॉलिसीज इतनी रिजिड होती है कि वो लोग जो है अपने आप कुछ भी काम नहीं कर सकते।
ठीक है, जिससे उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। कंपनी में जैसे कि आप स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में आप कोई भी कहेंगे कि मेरे को ये समझ में आया, मैडम कहेगी नहीं ऐसे ही पढ़ना है, तो आपकी क्रिएटिविटी क्या है वहां पे खत्म कर दी गई। ऐसे ही कंपनी में एम्प्लॉइज कुछ बोलते हैं बट रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंगली काम करना होता है, तो उनकी क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इसमें दोस्तों हमारा क्या आता है, इसमें क्या आता है दोस्तों हमारा रिजिड पॉलिसीज, पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस में नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट रिकॉग्निशन टू क्रिएटिविटी। एक जो खराब कंपनी होती है वो क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज नहीं करती। पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस में नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट रिकॉग्निशन टू क्रिएटिविटी सिंस इट डज नॉट अलाउ एनी डेविएशन फ्रॉम रिजिडली लेड डाउन पॉलिसीज। जो पॉलिसीज बना रखी है वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं चाहते। ठीक है दोस्तों, हमने किया रिजिड पॉलिसीज रिजिड होने के कारण उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। रिजिड पॉलिसीज होने के कारण क्रिएटिविटी कम हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा डी से डिले इन प्रोसीजर, आर से रिजिड पॉलिसीज, लास्ट इज डी से डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप। दोस्तों कमेंट करके बताया करिए अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही, अच्छी लगे तो भी बताएं, बेकार लगे तो भी बताएं। और अगर आप लोगों को सब चीजें याद हो रही हैं, आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो आपका कल एग्जाम है, आप मुझे बताइए, मैं पहले आपको उसकी वीडियो भेजूंगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप मीन्स, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, मोर एम्फेसिस ऑन वर्क रादर देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सेम वही है। इसमें क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप, क्यों, इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क रादर देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। दोस्तों इसमें क्या है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप, क्यों, बिकॉज मोर एम्फेसिस ऑन वर्क रादर देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। डिसएडवांटेज डीआरडी, डी से डिले इन प्रोसीजर, आर से रिजिड पॉलिसीज, डी से डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, हमने आज किया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीजें अब हमारी जो है खत्म हो गई है। हम जो है फंक्शनल डिविजनल हो गया, फॉर्मल हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में हम इनफॉर्मल करेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ साथ में अगर आप करते रहेंगे तो आपको ना कोई ट्यूशन की जरूरत है ना किसी चीज की, और साथ में एकदम से लर्न भी होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, जब चाह वीडियो देखिए और लर्न हो गया। ओके चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर से नए टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों।